Hello friends, class 10th physics chapter 2nd magnetic effect of electric current. We have already known about the electromagnetic induction in previous video. आज हम पार्ट 5 की वीडियो में पढ़ेंगे एसी जनरेटर. बट इसके पहले हम बता दें जनरेटर क्या है. व्हाट इज द जनरेटर? जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा था अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट. अब यहाँ पे हम आते हैं एसी जनरेटर. तो जनरेटर क्या है? ठीक है, जनरेटर इज ए डिवाइस which converts mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये हमारे प्रीवियस वीडियो में इसके अलग डिफिनेशन पढ़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. तो जनरेटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन ए मूविंग करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, द करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर. इसी प्रिंसिपल पे हमारा एसी जनरेटर काम करता है. एसी जनरेटर को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट generator. It is also known by the alternator. AC generator or alternator. इसका सेकेंड नाम क्या है? अल्टरनेटर. इसका अल्टरनेटर क्यों नाम है? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है. अल्टरनेटिंग करंट मैंने बताया था, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये चेंज होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे एसी जनरेटर का क्या डिफिनेशन दे सकते हैं? एसी जनरेटर or alternator produces an alternating current which reverses its direction continuously. Alternator क्या? AC generator or alternator produces an alternating current which the reverses its direction continuously. जिसका जो डायरेक्शन क्या है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है. ठीक है ना. तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? जिसमें जो करंट हमारी फ्लो होती है उसका जो डायरेक्शन क्या होता है? अल्टरनेट चेंज होता है एक फिक्स इंटरवल पे. ठीक है ना. तो हम उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट. और डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसमें फ्लोज ऑफ डायरेक्शन ओनली वन डायरेक्शन हो, किसी सिंगल डायरेक्शन में जब फ्लोज हो रहा है तो ये बोलते हैं आपका डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट. और जब इसका डायरेक्शन एक फिक्स इंटरवल पे अगर ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना, रिवर्स होता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग. तो यहाँ पे हम एसी जनरेटर. अब हम यहाँ पे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर. जो हमारा एसी जनरेटर है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ठीक है ना. तो ये प्रिंसिपल क्या है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो प्रिंसिपल ऑफ द एसी जनरेटर, ठीक है ना. एसी जनरेटर वर्क्स on the principle of when a straight wire or conductor, कुछ भी लिख सकते हैं, straight wire or conductor moving in magnetic field, then
करंट इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टर। इसका प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, द एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हेन ए स्टेट वायर और कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड देन द करंट इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टर। जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम क्या हो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो क्या होता है, जब उसमें मूव कराएंगे तो क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट हमारा फ्लो होता है, ठीक है ना। तो जो करंट हमारी इंड्यूस्ड होती है तो हमारा क्या है यहाँ पे करंट, तो हमारा एसी जनरेटर क्या, यहाँ पे जो हम क्या कहते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या एसी जनरेटर क्या, हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है यहाँ से, ठीक है ना। तो जनरेटर यहाँ क्या हमको करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हमारा प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा परमानेंट मैग्नेट है, इसको हम लिख दे रहे हैं परमानेंट मैग्नेट। सपोज करिए एम और ये आपका कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप यस मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्यू मान लीजिए, ठीक है। इसके जो पोल है इसका क्या है नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल है, परमानेंट मैग्नेट है। हमारा एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, यहाँ मैंने लिख दिया रेक्टेंगुलर कॉइल। अब ठीक है, अब हमारा ये जो दोनों है ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स, ये हमारे स्लिप रिंग्स। आपने वहां पढ़ा था जब मोटर पढ़ा गया था तो उसमें क्या था, हाफ स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्यों था, क्योंकि यहाँ पे ये टूटा हुआ था, इसको क्या बोलते हैं ए रिंग, ठीक है ना। यहाँ पे टूटा हुआ है, इसको हम बोलते हैं हाफ स्प्लिट रिंग। तो हाफ स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर बोलते हैं। और यहाँ पे जो फुल रिंग्स है, यहाँ पे क्या है, ये फुल रिंग्स है, यहाँ पे दो फुल रिंग्स है, तो इसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स, ठीक है ना। यहाँ पे इसका वर्ड क्या है, स्लिप रिंग्स। तो यहाँ पे हमारे स्लिप रिंग्स है और हमारा ये क्या सॉफ्ट है, ठीक है ना। सॉफ्ट के ऊपर क्या हमारा ये रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसको हम बोलते हैं असेंबली आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर क्या, एन असेंबली ऑफ कोर एंड कॉइल। तो यहाँ पे क्या है, सपोज करिए कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, रोटेशन, रोटेशन ऑफ कॉइल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। अब यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर हमने लगा रखा है, ये क्या हमारा एक कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। कार्बन ब्रश क्या करता है, इट मेक्स कांटेक्ट विथ रोटेटिंग पार्ट्स। रोटेटिंग पार्ट्स क्या है, स्लिप रिंग्स है। तो इट मेक्स कांटेक्ट विथ स्लिप रिंग्स, या स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट है, क्यों, क्योंकि जब ये रोटेट करता है तो कार्बन ब्रश की हेल्प से क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है ना। अब हम आते हैं इसके, ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। इसमें आपका ये, इसमें फोर्स, इस पे फोर्स होगा, ठीक है ना। ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको अप डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। अब ये कंस्ट्रक्शन के बाद आते हैं, ये आपका कंस्ट्रक्शन होगा। अब हम आते हैं वर्किंग, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जब हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जब कोई भी हम कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो क्या होगा, उसमें एक करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना। तो एक करंट का जो डायरेक्शन किससे होगा, करंट का जो डायरेक्शन ऑफ करंट इज नोन बाय द यूजिंग ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए एन टू एस पोल होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है आपका, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो ये आपका ये फील्ड है, ये आपका फोर्स है। अब यहाँ पे जब यूज करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा ये थंब क्या शो करता है, थंब शो करता है फोर्स को। तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपका डायरेक्शन एस हो है, तो उसके बाद क्या होगा, जब इसको ऐसे अप करेंगे
तो क्या होगा इसमें, जब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आपका हो जाएगा डी टू सी, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डी टू सी होगा। और जस्ट यहाँ पे जब फोर्स नीचे रहेगा तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बी टू ए। जब यहाँ पे हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बी टू ए। तो यहाँ पे डी टू सी जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, करंट डी टू सी, सी टू बी होते हुए बी टू ए, फिर आएगा आपका पाथ इसमें, ठीक है ना। ये स्लिप रिंग यहाँ पे टच नहीं है, ठीक है ना। ये इसके इनसाइड से आते हुए कहाँ पे, कार्बन ब्रश जो आपका इसकी सहायता से गैल्वेनोमीटर से होते हुए यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। अब इसको बेहतर समझने के लिए क्या करेंगे, अब सपोज करिए कि कोई एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना, हमने डी पॉइंट को ही ले लिया, ठीक है ना। अब डी पॉइंट क्या, जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा यहाँ पे, सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है ना। अब कोई चीज सर्कुलर मोशन में अगर मूव कर रही है, ठीक है ना, अब सपोज करिए हमारा सर्कुलर मोशन है, सपोज करिए हमारा डी वाला पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना, हमने इसको ऐसे कर दिया। सपोज करिए डी वाला पॉइंट हमारा बॉटम पे, ठीक है ना। अब ये डी पॉइंट घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, यहाँ पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन एफ ए होगा। हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है क्या है, तो यहाँ लगने वाला जो फोर्स है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो क्या होगा, नो करंट फ्लो, ठीक है ना। हम यहाँ पे आते हैं मैक्सिमम करंट फ्लो, इसको हम इरेज कर लेते हैं। मैक्सिमम करंट फ्लो कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, जब परपेंडिकुलर हो, यानी दोनों के बीच में राइट एंगल हो, ठीक है ना। ये आपका डायरेक्शन आप अगर आप मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, इसके बीच में अगर राइट एंगल है तो यहाँ पे क्या होगा, जो करंट हमारा होगा वो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, ठीक। और जब दोनों पैरेलल हो जाए, ठीक है ना, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर बोथ आर पैरेलल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो करंट इंड्यूस्ड, कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होगी, ठीक है, इन द कंडक्टर। अब यहाँ पे अगर हम पोजीशन पे बात करें, फर्स्ट पोजीशन क्या है, जैसे हम कोई बुक ले रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ये कोई बुक है आपका, तो अगर ये क्या है, अब इसको हम रोटेट करें, ऐसे रोटेट करें तो क्या होगा, इसका एक पोजीशन नीचे, सपोज करिए इसका नीचे वाला पोजीशन है, जब इसको हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये एक बार हॉरिजॉन्टल होगा, फिर वर्टिकल होगा, फिर हॉरिजॉन्टल होगा, फिर अपने पोजीशन पे आएगा। तो अब सपोज करिए ये हमारा जो पोजीशन है, ये हमारा ये डी पोजीशन है, ठीक है ना। तो ये डी पोजीशन में फोर्स क्या है, यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन पे नो करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। जब ये सपोज करिए पोजीशन डी यहाँ पे आ गया, अब ये कहाँ पे आ गया, डी, अब यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये मूवमेंट मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जब आ जाएगा तो यहाँ पे फोर्स कौन सा डायरेक्शन होगा, इस यहाँ पे फोर्स क्या होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में अगर कोई अगर मोशन कर रहा है तो फोर्स हमेशा क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना राइट एंगल बनाएगा, मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम करंट होगा, क्लियर है। अब जब ये डी वाला पोजीशन जब यहाँ पे आ जाएगा, फिर टॉप पे, अभी क्या बॉटम पे था तो क्या है, ये टॉप पे जब आएगा, जब टॉप पे आएगा तो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन फिर हो जाएगा आपके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। जब एंगल जीरो हो जाएगा, पैरेलल है, तो वहां पे हमारा करंट क्या फ्लो होगा, फिर यहाँ पे नो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नो करंट फ्लो। अब यहाँ पे क्या, अभी नो करंट फ्लो कहां तक है, जब ए अभी हॉरिजॉन्टल है, ए जब वर्टिकल पे हो जाएगा तो नो करंट। जब ये मूव करेगा, जब ये कहां पे आ जाए, जब यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा इधर, और करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इधर।
तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे जस्ट करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ मैक्सिमम करंट तो होगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जब एक कॉइल मूव करके जब ये वर्टिकल पोजीशन के बाद जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये वाला जो बी ए पोजीशन कहाँ चला जाएगा, बी ए पोजीशन चला जाएगा सी डी के पास, और सी डी पोजीशन कहाँ जाएगा, बी ए के पास। अभी क्या, अभी जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या है, डी टू सी और सी टू बी, बी टू ए। तो ये डायरेक्शन आप तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट साइड में होगा, ठीक है। और जब ए फिर लेफ्ट होके जब मूव करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ए लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए पोजीशन सी डी जो है कहाँ पे आ जाएगा, सी डी पोजीशन आपका आ जाएगा यहाँ पे, और हमारा बी ए पोजीशन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन अभी यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये सी डी वाले में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फिर ये डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार करंट आपका इस डायरेक्शन से फ्लो होगी, दूसरी बार क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन से फ्लो होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर एक गैल्वेनोमीटर में अगर हम डिफ्लेक्शन देखें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट केस में डिफ्लेक्शन क्या था, जीरो था, नो डिफ्लेक्शन था। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन राइट साइड में जाएगा। फिर थर्ड केस में क्या हो जाएगा, फिर डिफ्लेक्शन जीरो पे आ जाएगा। फिर फोर्थ केस में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में होगा। फिर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, फिर जीरो पे हो जाएगा। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक कंटिन्यूअस रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। अगर हम टाइम और करंट के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, सपोज करिए हमारा ये टाइम है और हमारा ये करंट है, ये हमारा करंट, सपोज करिए हमारा इंड्यूस करंट आई है। अब यहाँ पे क्या, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में हमारा करंट क्या था, जीरो था। फिर उसके बाद क्या था, मैक्सिमम गया, फिर क्या हुआ, फिर जीरो हुआ। फिर रिवर्स डायरेक्शन में फिर मैक्सिमम हुआ, फिर क्या हुआ, जीरो हुआ। अगर ये टाइम को बढ़ा दें, ऐसे कर दें, क्या होगा, इस नेचर का ग्राफ प्लॉट होगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे करंट क्या होगा, करंट हमेशा डायरेक्शन चेंज हो गया। ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन, मतलब जस्ट रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी एक बार करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में फिर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अगर फर्स्ट हाफ में इस डायरेक्शन से ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम कोई नाम डाल दे आर टी, तो आर टू टी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। और सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड में फिर टी टू आर डायरेक्शन। एक बार जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा राइट साइड में होगा, सेकेंड बार में क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन है, फिर डिफ्लेक्शन राइट साइड में मैक्सिमम है, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव साइड में मैक्सिमम है, फिर जीरो हुआ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो एसी जनरेटर क्या है, एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, इस डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, करंट का कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है ना। एक ये जो फोर्स आपका अप्लाइड हो रहा है, चूंकि ये मूवमेंट है, तो हमेशा फर्स्ट हाफ में करंट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन होगा, सेकेंड हाफ में क्या होगा, उसका रिवर्स होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आते हैं, बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बना रखा है। अगर इस पे देखें तो क्या है, हमारी जो सप्लाई कितनी हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज की होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन होगा, 50 रिवोल्यूशन होगा, ठीक है ना। यानी ये एक सेकेंड में जो हमारा कॉइल है वो 50 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। अगर 50 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक इसका एक रिवोल्यूशन करने में, यहां से यहां तक 1 रिवोल्यूशन है, तो एक रिवोल्यूशन में टाइम पीरियड क्या होगा, टी कट हो जाएगा 1/50, यानी यहां से यहां तक 1/50। बट हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस हाफ के लिए कितना समय हो जाएगा, 1/100 सेकेंड,
यानी हमारा 1/100 सेकेंड के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है और 1/100 सेकेंड के लिए हमारा निगेटिव डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। तो जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है जो 50 हर्ट्ज की है उसमें 1/100 सेकेंड के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है और 1/100 सेकेंड के लिए निगेटिव डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एसी जनरेटर्स are used in power station to generate इलेक्ट्रिसिटी। हमारा एसी जनरेटर्स क्या होता है, इसका हम यूज करते हैं पावर स्टेशनों में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो हमारा जब एसी जनरेटर्स है, इसको पावरफुल अगर एसी जनरेटर्स का है, पावरफुल एसी जनरेटर और अल्टरनेटर, ठीक है। तो पावरफुल एसी जनरेटर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यानी जो हमारा पावरफुल एसी जनरेटर है ये किस पे डिपेंड्स करता है, it depends on अगर हम किसी भी एसी जनरेटर को पावरफुल अगर बनाना है तो उसमें हम क्या क्या चेंज करेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम यूज करेंगे यूजिंग पावरफुल मैग्नेट लाइक electromagnet in place of परमानेंट मैग्नेट। हम जो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज किए हैं इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द पावरफुल मैग्नेट देन परमानेंट मैग्नेट। इससे क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। सेकेंड क्या करेंगे, सेकेंड हम चेंज करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ, यहां पे यूजिंग वाइंडिंग आर सॉफ्ट आयरन कोर। हम यहाँ पे जो वाइंडिंग यूज करेंगे, यानी वाइंडिंग मीन्स क्या होगा, जो हम कोर के ऊपर कॉइल का जो वाइंडिंग करते हैं, तो यहाँ पे यूजिंग वाइंडिंग आर सॉफ्ट आयरन कोर। इससे क्या होगा, जब सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम कॉइल को वाइंडिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इससे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो यूजिंग वाइंडिंग आर सॉफ्ट आयरन कोर। थर्ड आपका हो जाएगा by using coil with more number of टर्न्स। जो हम यहाँ पे कोर के ऊपर जो हम वाइंडिंग करेंगे कॉइल का, उसमें जो टर्न्स का नंबर क्या होगा, नंबर्स ऑफ टर्न्स अगर मैक्सिमम होगा तो हमारा जो हमारा अल्टरनेट यहाँ पे करंट होगा वो भी क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, इंक्रीज होगा। तो यानी हम नंबर्स ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाएंगे तो हमारा अल्टरनेट जो करंट होगा वो भी हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक तो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम कॉइल की वाइंडिंग करके इसको पावरफुल बना सकते हैं। फर्स्ट है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे परमानेंट मैग्नेट की जगह। थर्ड हमारा है कि यहाँ पे जो हम कॉइल यूज करेंगे उसमें नंबर्स ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज करके भी पावरफुल यूज बना सकते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, बाय इंक्रीजिंग द रोटेशन ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन। यहाँ पे क्या है, हम इसके जो रोटेशन जो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, इसकी स्पीड को भी हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारा
ए पावरफुल मीन्स अगर यहाँ पे रोटेशन की स्पीड भी अगर इंक्रीज होती है तो हमारा यहाँ करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो हम 4 वे है जिसका हम यूज करके, देयर आर द 4 वे टू यूज द फाइंड द आपका पावरफुल अल्टरनेटर। अब यहाँ पे आते हैं डीसी जनरेटर यानी डायरेक्ट करंट जनरेटर, वहां पे क्या था एसी जनरेटर। अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में सारा सेम है, बस क्या है यहाँ पे हम यूज करते हैं कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग। क्लियर है। यहाँ पे फिक्स्ड कार्बन ब्रश जैसे पहले था एसी जनरेटर में, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर सेम है आपका। क्लियर, सारा कंस्ट्रक्शन लाइक एज ए अल्टरनेट जनरेटर है। अब डीसी जनरेटर में क्या चेंज किया, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ स्लिप रिंग्स with a using of commutator, it will become a DC generator. The principle of DC generator same as the like of the principle of AC generator, but only the change of a small change of the commutator in the place of slip rings। यहाँ पे जो पहले हम स्लिप रिंग यूज करते थे, यहाँ पे हमने क्या किया, कम्यूटेटर यूज किया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ये वन डायरेक्शन हो जाएगा। जब डायरेक्शन ऑफ करंट ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो हो तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या फंक्शन पे आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं हम वर्किंग, फंक्शन ऑफ डीसी जनरेटर। अब यहाँ पे क्या, फर्स्ट में अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है। तो यानी आपका डायरेक्शन अगर इधर है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मैंने 60 लिख दिया। तो फ्लेमिंग का जब राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, D2C, ठीक है ना। आपका ये फोर्स है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ फोर्स क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना, इसको मूव करा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, D2C हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, B2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, D2C, C2B, और करंट हमारा क्या होगा, इंड्यूस करंट B2A। फिर क्या होगा, यहाँ पे कम्यूटेटर का जो आपका कम्यूटेटर इस कार्बन ब्रश से, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे कार्बन ब्रश का नेमिंग कर दें, सपोज करिए यहाँ M है और ये आपका L है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से करंट यहाँ आएगी, यहाँ से इस स्प्लिट रिंग से होते हुए M कार्बन ब्रश के थ्रू क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन M टू L की तरफ है, ठीक है ना। ये आपका L है, यानी M कार्बन ब्रश से होते हुए किसमें, L में होते हुए फिर एक कंप्लीट पाथ अपना कंप्लीट कर रही है करंट, ठीक है। अब सपोज करिए कि ये जब वर्टिकल पोजीशन में हो जाएगा, जब वर्टिकल के बाद जब पोजीशन इसका क्या होगा, चेंज होगा, तो ये क्या होगा, बी ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे हो जाएगा तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन तो वही रहेगा, यहाँ पे उसी, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन होगा, लेकिन वो क्या होगा, फिर पाथ वही उसी कार्बन ब्रश से पाथ क्लियर करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन यहाँ पे करंट का चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन अगर करंट का चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अगर वन डायरेक्शन में है तो क्या कहलाएगा, एज ए फंक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम टाइम और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं।
अब यहाँ पे क्या है, सपोज करिए यहाँ भी ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है ना, एक पोजीशन यहाँ, एक पोजीशन यहाँ, एक पोजीशन यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नो करंट होगा, यहाँ पे क्या है आपका मैक्सिमम करंट है, यहाँ पे क्या है फिर नो करंट हो जाएगा कंडक्टर में, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्स करंट, यहाँ पे भी मैक्सिमम करंट होगा और डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है, ठीक है ना। जो कंडक्टर पहले यहाँ पे CD था तो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट था, जब ये CD कंडक्टर इस साइड में आया तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज है। बट यहाँ पे जब करंट आती है कम्यूटेटर में, तो कम्यूटेटर से क्या होता है, ये चूंकि हमारा कार्बन ब्रश जो M और L है, कार्बन ब्रश क्या है फिक्स्ड है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, हमारा करंट का डायरेक्शन क्या हमेशा ऑलवेज इसी पोजीशन M से निकल रहा है और L की तरफ जा रहा है, यानी M से ओरिजिनेट होकर L की तरफ भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे इंड हो रहा है L साइड में, M से ओरिजिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे जो करंट का जो डायरेक्शन है वो ओनली वन डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन ओनली वन डायरेक्शन किसके थ्रू है, एक कम्यूटेटर के थ्रू है। अगर यहाँ पे स्लिप रिंग लगा देते तो फिर वो अल्टरनेट करंट ही जनरेट करता है। तो ये कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर एक डिवाइस है जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करता है, ठीक है ना। तो रिवर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये जो आपका जो रिवर्स में डायरेक्शन है इसको क्या कर रहा है, फिर रिवर्स करके उसी डायरेक्शन में कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इस कम्यूटेटर की वजह से हमें यहाँ पे जो करंट की जो सप्लाई है क्या है, ओनली वन डायरेक्शन में फाइंड हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर टाइम और करंट के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे करंट जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। जो यहाँ पे करंट वहां पे ऐसे जाता था, ठीक है ना, सेकेंड हाफ में निगेटिव डायरेक्शन जाता था, यहाँ ये निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डीसी करंट, डीसी करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे डीसी करंट और डायरेक्ट करंट, तो यहाँ पे हमारा एक डीसी जनरेटर का फंक्शन हो गया। अभी इन पावर स्टेशन में हम जब पावर स्टेशन में अल्टरनेटर यूज करते हैं तो वहां पे हम कॉइल को रोटेट नहीं करते बल्कि हम मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें चाहे मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करें या कॉइल को रोटेट करें, दोनों के बीच में हमारा रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर रिलेटिव मोशन है तो हमारा करंट इंड्यूस्ड होगा। तो कॉइल का जो होता है, चूंकि क्या होता है, वो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमारा बाइंडिंग होता है, इट इज वेरी हैवी ड्यू टू डिफिकल्टी रोटेट करने में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। तो हम वहां पे यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, जस्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स। क्या है, व्हेन द टू कॉइल्स kept near it and with change of current in one coil, then current induced in other coil, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज टू कॉइल्स। अगर हम दो कॉइल्स को पास में अगर रखते हैं, ठीक है ना, अगर उसमें पास में रख के when the two coils kept near it and the change of current in one coil, then the current induced in other coil। तो यहाँ पे क्या, अब सपोज करिए ये हमारा स्विच है, ये हमारा क्या है, ये बैटरी है। अब जैसे हम स्विच को ऑन करें, अगर स्विच को ऑन नहीं करते तो अभी यहाँ पे करंट क्या, फर्स्ट कंडीशन में हमारा करंट क्या है, करंट I इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमारा स्विच ऑफ है। जब ऑफ पोजीशन है, ये क्या है, जब ये आपका ऑफ पोजीशन है। अब यहाँ पे क्या है, I कब है,
ये जब ऑन पोजीशन में जब है, ठीक है ना, जब ऑफ पोजीशन में है तो यहाँ पे करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है सर्किट में, ठीक है ना। जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या है, ये आपका 0 पोजीशन पे, ठीक है ना, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। बट क्या होता है जब हम स्विच को ऑन करते हैं, जब स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगा। जब एक करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, चेंजिंग होगा, ठीक है ना। जैसे ही करंट में चेंजिंग हुआ तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो उसमें एक चेंजिंग हुआ, यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होना क्या मतलब हुआ, जब उसमें रिलेटिव मोशन हो गया, ठीक है ना, यानी उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ। जैसे हम सपोज करिए कि यहाँ पे कॉइल है और यहाँ पे मैग्नेट है। हम मैग्नेट को भी अगर कॉइल के पास में अगर मूव कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस करंट फ्लो होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब चेंज होता है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर डिफ्लेक्शन होता है। क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। फिर जैसे ही हमारा करंट फ्लो होने लगता है तो फिर क्या होता है, फिर ये अपने फाइनल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ फर्स्ट कंडीशन में नो डिफ्लेक्शन है। जैसे हमने स्विच ऑन किया तो यहाँ पे फिर क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो गया। फिर जब करंट फ्लो होने लगा तो फिर क्या हो गया, फिर अपने प्रीवियस पोजीशन पे लौट आता है। फिर जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, फिर जब स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और फिर जैसे स्विच ऑफ हो जाता है क्या हो जाता है, फिर ये अपने पोजीशन पे लौट आता है। तो ये क्या हो गया, एक बार ये पोजीशन इसका क्या होगा, एक बार पोजीशन 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर निगेटिव साइड में मैक्सिमम, फिर 0। तो क्या होगा, एक अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर एक अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या होगा, यहां भी एक करंट इंड्यूस्ड होता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। द फर्स्ट कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, क्या है आपका, प्राइमरी कॉइल। एंड द सेकेंड कॉइल इज क्या है आपका, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना। तो अगर हम दो कॉइल को अगर पास में रखते हैं, अगर एक कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ करंट है, ठीक है ना, इसमें इंड्यूस्ड करंट तभी फ्लो होगा जब यहाँ पे करंट चेंज हो रही हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे करंट जब चेंज हो रही है तभी यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। अगर करंट यहाँ पे परमानेंटली कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कोई भी इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या, जब स्विच ऑफ था तो करंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। जब स्विच ऑन हुआ तो अचानक करंट यहाँ फ्लो होने लगी, तो यहाँ 0 से लेके जो भी करंट होगी यहाँ पे एक चेंज हुआ। तो एक चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। फिर जब करंट अपना स्टेबल पोजीशन पे आ जाती है तो फिर यहाँ पे जब कोई चेंज नहीं होता है तो फिर यह अपने 0 पोजीशन पे लौट आता है। फिर जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम करंट से फिर 0 की तरफ टर्न करता है। जब मैक्सिमम करंट से 0 की तरफ टर्न करता है तो फिर यहाँ पे जब करंट में चेंजिंग होता है तो यहाँ फिर डिफ्लेक्शन होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन फिर जब फुली ऑफ हो जाता है, जब करंट बिल्कुल 0 हो जाती है तो फिर यह अपने पोजीशन पे लौट आता है। तो यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट करंट इंड्यूस्ड होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा होता है म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ठीक है ना, जिसमें प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होता है। हम इसका यूज कहाँ करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज यूज इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, वी कैन आल्सो सी द ट्रांसफार्मर इन नियर द डोमेस्टिक प्लेस, जहां से आपको सप्लाई मिलती है। ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे तो वहां पे इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक हमारा सेकेंडरी कॉइल होता है। वहां पे म्यूचुअल इंडक्शन प्रॉपर्टी पे वर्क करता है, ठीक है ना। बट दिस टॉपिक इज नॉट इन योर कोर्स। हम आते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे, ठीक है ना। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिसिटी में, वहां से भी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, क्या होता है, ऑल द डोमेस्टिक अप्लायंसेस are connected parallel।
हमारे जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं क्या होते हैं, वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं ताकि उनको सभी को प्रॉपर वोल्टेज मिल सके, ठीक है ना। हम उनको सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं जो पैरेलल में हमारे कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, तो जो हमारी सप्लाई आती है, ठीक है ना, तो सप्लाई में क्या होता है, आप एक देखेंगे, एक पॉजिटिव होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो जो पॉजिटिव होता है, आप उसको, जो फेज होता है, इसको बोलते हैं फेज वायर, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं लाइव वायर, ठीक है ना। एक होता है लाइव वायर होता है, एक होता है न्यूट्रल वायर होता है, एक थर्ड वायर यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर जनरली हम रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करते हैं, लाइव वायर को हम रेड प्लास्टिक कवर, ठीक है ना, जो रेड प्लास्टिक कवर होता है उसको हम बोलते हैं लाइव, आपका लाइव वायर होता है। और जो आपका ब्लैक कलर का होता है, हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल वायर होता है। जो अर्थिंग वायर होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको ग्रीन कलर यूज करते हैं, ग्रीन प्लास्टिक कवर। प्लास्टिक कवर क्यों होता है, ताकि हम वायर को इंसुलेट कर सकें, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर के ऊपर हम प्लास्टिक की कोटिंग की होती है, ठीक है ना। वो अगर रेड प्लास्टिक कलर है तो हम उसको लाइव वायर में यूज करेंगे, यानी इसको हम फेज वायर यूज करेंगे, ठीक है ना। और अगर ब्लैक कलर का है तो उसको न्यूट्रल वायर के रूप में यूज करेंगे, और ग्रीन प्लास्टिक के बारे तो अर्थिंग होता है। अब यहाँ पे हमारा टर्म्स, जो मेन टर्म्स हमारा क्या है, अर्थिंग। व्हाट इज अर्थिंग? तो अर्थिंग क्या है, जो हमारे जो मेटेलिक अप्लायंसेस हैं, हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है, हम उसको अर्थ करते हैं। क्या करता है, ये क्या में अर्थिंग इज यूज to avoid the electric shocks. Earthing is used to avoid the electric shocks when in which metallic appliances यहाँ पे क्या, अर्थिंग इज यूज टू अवॉइड द इलेक्ट्रिक, यहाँ पे शॉक्स, यहाँ पे यस, ठीक है, शॉक्स इन विच द metallic body of electrical appliances और अर्थ। यहां क्या होता है, अर्थिंग हम यूज करते हैं किससे, अवॉइड द इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है ना। अब सपोज करिए कोई भी लाई के मेटल बॉडी, क्या लाई के मेटल बॉडी अप्लायंसेस क्या है, आपका की इलेक्ट्रिक केटल है, आपका फैन है, कूलर है, आपका वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, रूम हीटर एक्सेट्रा, ठीक है ना। यहाँ पे फैन जो क्या है, मेटेलिक बॉडी फैन है, आपका कूलर जो मेटेलिक बॉडी फैन है, वॉशिंग मशीन में भी जो मेटेलिक बॉडी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक शॉक से अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं अर्थिंग। उसमें होता क्या, सपोज करिए कि हम ये लाइव वायर है और हमारा ये न्यूट्रल वायर, हम ये क्या करते हैं, किसी हम अप्लायंसेस से जोड़ रखे हैं, ठीक है ना। ये हमारा अप्लायंसेस है, सपोज करिए हमारा अप्लायंसेस क्या है, हमारा कूलर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या,
अगर सपोज करिए कि इसमें कहीं से भी पॉजिटिव वायर अगर इसका यहाँ इसके बॉडी से अगर टच है, इसके बॉडी में क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। जैसे हम इसके बॉडी को टच करेंगे तो हमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है या फिर हमें एक किल भी कर सकता है, ठीक है ना। ये डेंजरस होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इससे एक वायर और लेके इसके मेटेलिक बॉडी को क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं। अर्थ का सिंबल क्या है, अर्थ का सिंबल हम एक ऐसे करके इसमें ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइनें क्रमशः, तो हमारा क्या होता है, एक अर्थ का सिंबल है। तो इसकी बॉडी को क्या कर देते हैं, हम अर्थ कर देते हैं। जब अर्थ कर देते हैं तो क्या होता है, जैसे हम इसको टच करेंगे तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस इतना लो होता है कि इसमें जो भी करंट होती है वो सारी करंट क्या हो जाती है, अर्थ हो जाती है, ठीक है ना। हमारी बॉडी पे वो करंट फ्लो नहीं होती क्योंकि हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होता है, अबाउट 50 किलो ओम होता है, ठीक है ना। तो हमारा 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जब अर्थ हो जाता है तो हमारे बॉडी को ये शॉक से अवॉइड करती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो आता है अर्थिंग, अब सेकेंड आता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज पे। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज? इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज ए डिवाइस, डिवाइस के जगह पे बल्कि हम लिख लें सेफ्टी डिवाइस। Safety device which is used which protects electrical appliances from damage due to excessive current flow in the circuit and also protect catching fire from short circuiting and overloading। क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है ड्यू टू द एक्सेसिव करंट फ्लो इन द सर्किट। अगर सर्किट में अगर एक्सेसिव करंट फ्लो हो रही है तो उससे हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स को डैमेज होने से इसको प्रोटेक्ट करता है। और सेकंड क्या होता है, इट आल्सो प्रोटेक्ट्स टू कैचिंग फायर फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे दो वर्ड हमारे आए, शॉर्ट सर्किट का और हमारा ओवरलोडिंग का, ठीक है ना। तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज हमारा ये फ्यूज होता है, ठीक है ना। इसकी जो क्या होती है करंट, ये किस पे वर्क करता है, आपका हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है, ठीक है ना। जब हमारा इसमें से करंट फ्लो होता है, ठीक है ना, तो फ्यूज क्या होता है, ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज इन द सर्किट, ये सर्किट्स में किससे कनेक्ट होता है, ये सीरीज में कनेक्ट होता है, किसके साथ, अप्लायंस के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो ये जो जब इसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। और हीट क्या होता है, I²R×T, हमने पहले पढ़ा रखा है जूल में। तो यहाँ पे जब हीट जनरेट होता है तो ये हीट क्या करता है, इसका जो फ्यूज होता है ये क्या होता है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ये रेटेड होती है, ठीक है ना, कि अगर इस करंट, ये किस पर डिपेंड करता है। अब ये जो हीट है I²R×T, जिसमें इसका R तो क्या है, कांस्टेंट है, और टाइम क्या, तो यहाँ पे जो I जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके करंट पे डिपेंड करेगा।
अब जब करंट यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा फ्लो हो रही है, यानी एक्सेसिव करंट फ्लो हो रही है, तो अगर एक्सेसिव करंट फ्लो हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे हीट क्या होगा, हीट इंक्रीज होगा। जब हीट इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही मेल्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो अब सपोज करिए कि यहाँ पे हमने फ्यूज लगा रखा है और फिर हमने यहाँ से कोई डिवाइस, सपोज करिए हमने टेलीविजन को जोड़ रखा, ठीक है ना। अभी हमारा ये न्यूट्रल वायर है, हमारा फेज वायर, ठीक है ना। ये लाइन वायर है, हमारा न्यूट्रल। अब हमारा यहाँ फ्यूज है, जैसे यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ एक्सेसिव करंट अगर फ्लो हो रही है तो यहाँ क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा और ये सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो क्या करता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज, क्या करता है, इट्स ब्रेक द सर्किट टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेजेस ड्यू टू द एक्सेसिव करंट इन द सर्किट। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब ये मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी और कोई भी करंट पास नहीं करेगी। तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। अब सेकेंड में आते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या है, यहाँ पे क्या है, शॉर्ट सर्किट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट द टच ऑफ, क्या है, टच ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर directly is called short सर्किटिंग। अगर आपका जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है अगर डायरेक्टली टच हो जाए तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, अब सपोज करिए कि हमारा ये फेज वायर है, हमारा ये न्यूट्रल वायर, क्लियर, हमारा ये फ्यूज, हमारा ये टेलीविजन है और ये हमारा कनेक्ट, क्लियर है। अब सपोज करिए कि अगर ये दोनों वायर टच हो जाए, आपस में दोनों वायर टच हो जाए, ठीक है ना, टच हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो करंट का पाथ जो है, करंट का पाथ क्या होगा, करंट का पाथ यहीं से ऐसे मूव हो जाएगा, क्योंकि ये वेरी लो रेजिस्टेंस, यहाँ आर की वैल्यू क्या होगी, वेरी लो। तो हमने पढ़ा था कि जब आर की वैल्यू वेरी लो होती है तो मैक्सिमम करंट उसी से पास होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर पैरेलल में R1 और R2 दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू जितना ही कम होगा उसमें उतना ही मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। यहाँ पे जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, आर की वैल्यू वेरी वेरी लो हो जाएगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। और जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, और जब हीट प्रोड्यूस होगा तो हीट किसके अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ऑफ द करंट, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। अभी इस करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे हीट मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, इससे क्या होगा, यहाँ पे फायर, कैचिंग फायर, यानी पे यहाँ पे आग लग सकती है, ठीक है ना। तो आग लगने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूज लगा देंगे। तो अगर यहाँ पे फ्यूज लगा दिया, मैंने फर्स्ट पे ही फ्यूज लगा दिया, ठीक है ना, ये सपोज करिए यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, और अगर इधर कहीं भी बीच में शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो उससे पहले क्या होगा, जैसे ही हाई करंट फ्लो होगा फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमको इस हजार होने से बचा लेगा, ठीक है ना। अब सेकेंड आते हैं ओवरलोडिंग पे, ठीक है ना। सेकेंड टर्म आपका ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, 2 or more appliances, या लिख सकते हैं many appliances, many appliances connected through a single circuit, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक या अधिक अप्लायंसेस अगर सिंगल सॉकेट से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा ओवरलोडिंग हो जाता है। तो ओवरलोडिंग में क्या होता है, मैक्सिमम करंट ड्रा होता है, ठीक है ना। जब मैक्सिमम करंट ड्रा होता है तो हमारा क्या होता है, जो वायर होता है उस पर हमारा हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है,
दोनों आपस में टच कर सकते हैं। हीट प्रोड्यूस होने क्या, दोनों आपस में मेल्ट होकर टच हो जाएंगे। जैसे ओवरलोडिंग हुआ तो क्या होगा, ओवरलोडिंग होने से क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब यहाँ पे पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, अगर शॉर्ट सर्किट अगर ओवरलोडिंग होगा तो उससे क्या होगा, हाई करंट फ्लो होगा। हाई करंट फ्लो होने की वजह से शॉर्ट सर्किट की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होगा, फिर कैचिंग फायर हो सकता है। इसको हमें ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फ्यूज यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। और जो हमारे फ्यूज होते हैं, ठीक है ना, उनकी रेटिंग क्या होती है, एम्पियर पे रेटिंग होती है, ठीक है ना। जैसे लिखे होगा फ्यूज पे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। ये हमारा क्या है, रेटिंग ऑफ द फ्यूज। एक फ्यूज का रेटिंग ऐसे क्या मतलब होगा, अगर 1 एम्पियर से मैक्सिमम करंट फ्लो होगी तो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अगर 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर से अगर मैक्सिमम करंट फ्लो होगी तो फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे 5 एम्पियर या इससे मैक्सिमम करंट जाएगी तो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। इसी तरह 10 एम्पियर, यहाँ पे क्या है, इसका रेटिंग 10 एम्पियर मतलब 10 एम्पियर या इससे एक्सेसिव करंट फ्लो होगी तो ये मेल्ट हो जाएगा, यानी ब्रेक कर देगा सर्किट को। यहाँ पे 15 एम्पियर। तो जो नॉर्मल सॉकेट होता है उसमें हम 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करते हैं, और जो हमारा हाई रेटिंग करंट अप्लायंसेस है लाइक रूम हीटर, लाइक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, वहां पे हम 15 एम्पियर का फ्यूज यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका नॉर्मल सॉकेट के लिए है, 15 एम्पियर के लिए। आते हैं प्रिकॉशन इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले से व्हाइट बोर्ड पर लिख चुके हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, डू नॉट टच लाइव वायर। हमें लाइव वायर को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। लाइव वायर मीन्स हमारा जो फेज वायर, क्लियर है। सेकेंड है, डू नॉट वर्क विथ वेट हैंड्स। हमें भी कभी भी वेट हैंड मीन्स गीला हाथ से वर्क नहीं करना चाहिए। ऑल द मेटल बॉडी, जितने भी मेटल बॉडी के अप्लायंसेस हैं, ऑल द मेटल बॉडी ऑफ अप्लायंसेस मस्ट बी अर्थेड। उनको क्या होना चाहिए, अर्थिंग होना चाहिए। अभी हमने जिस पढ़ाया था तो हमारा ये अर्थिंग होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमको इलेक्ट्रिक शॉक से हम बचेंगे। डू नॉट यूज मोर अप्लायंसेस इन ए सिंगल सॉकेट। हमको सिंगल सॉकेट पे अधिक अप्लायंसेस को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। नहीं कि एक हमने ऐसे स्विच ले लिया और इसी स्विच से हमने आपका फैन भी लगा दिया, इसी से हमने टीवी भी यूज कर लिया, इसी से हम आयरन भी यूज कर रहे हैं, तो क्या है, ये ओवरलोडिंग करेंगे। तो क्या, जब ओवरलोडिंग होगा तो यहाँ पे जो वायर होगा इस पे ओवरलोडिंग होने की वजह से क्या होगा, इसमें मोर हीट प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है ना। वी शुड ऑलवेज यूज फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमको हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको फ्यूज यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्ट करेगा। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। आपका इलेक्ट्रिक जो फ्यूज है तो किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था I स्क्वायर R × T। तो यहाँ पे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, कनेक्शन शुड बी टाइट व्हेन यूजिंग प्लग्स एंड सॉकेट। जब हम प्लग और सॉकेट का यूज करते हैं तो कनेक्शन क्या होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। नहीं तो एयर गैप होगा तो क्या होगा, सपोज करिए आप प्लग है, इसमें हमने ऐसे कनेक्शन कर दिया, तो अगर यहाँ पे एयर गैप होगा तो क्या होगा, एयर गैप होने से क्या होगा, वहां पे आपका फायर लगने की संभावना है। क्यों, क्योंकि वहां पे चिंगारी आएगी, ठीक है ना। उस चिंगारी की वजह से क्या हो सकता है, ये फायर हो सकता है। तो वहां पे कनेक्शन क्या होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। स्विच ऑलवेज यूजिंग लाइव वायर। जो हम स्विच यूज करते हैं, कहाँ होना चाहिए, हमारा लाइव वायर के पास होना चाहिए, ठीक है ना। लाइव वायर में होना चाहिए, ठीक है ना। सपोज करिए कि हमारा लाइव वायर से स्विच नहीं होकर अगर हमारा न्यूट्रल वायर से है, ये न्यूट्रल वायर हमारा लाइव वायर। अब लाइव वायर से स्विच ना होकर हमारा न्यूट्रल वायर से, तो हमारा क्या, यहाँ पे अप्लायंसेस जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अप्लायंसेस जुड़ा है, यहाँ पे स्विच आपका स्विच क्या ओपन है, ठीक है ना, ऑफ है, बट फिर भी क्या है, यहाँ पे सप्लाई कहाँ तक, अप्लायंस तक हमारी बनी हुई है, क्योंकि हमारी लाइव वायर क्या है, ये है हमारा लाइव वायर से सप्लाई यहाँ बनी है। अगर हमने इसमें सपोज करिए अर्थ नहीं किया, हमने इसमें टच कर दिया, अगर इसके मेटल में कोई भी अगर करंट फ्लो हो रही है तो हमको क्या करेगी, इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है या हमें किल भी कर सकती है। तो हमें क्या होना चाहिए, ऑलवेज कनेक्ट स्विच इन लाइव वायर होगा। कनेक्शन शुड बी टाइट व्हेन यूजिंग द प्लग्स एंड सॉकेट। स्विच ऑलवेज यूज इन लाइव वायर। यूज वायर एज पर करंट रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हम वायर यूज करते हैं, ठीक है ना, वो कौन से अप्लायंस के लिए हम यूज करते हैं, उसके करंट रेटिंग के हिसाब से हमको वायर को चूज करना चाहिए, ठीक है ना।
हमको जो जैसे आप सपोज करिए हमको एक टीवी यूज करना है, तो हमको ये टीवी के लिए कितना है 10 एम्पियर मैक्सिमम है, तो 10 एम्पियर का हमको वायर यूज करना, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे 5 एम्पियर के रेटिंग के हिसाब से अगर वायर यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की। अब वी शुड स्टार्ट द रिपेयरिंग वर्क, अगर हमें कोई भी रिपेयरिंग वर्क स्टार्ट करना है तो आफ्टर स्विच ऑफ द पावर सप्लाई इन द सर्किट, पहले उस सर्किट के पावर सप्लाई को हमें स्विच ऑफ करना है, उसके बाद ही हमको कोई रिपेयरिंग वर्क हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देयर आर द मोर मेन आपका क्या है, ये आपके 8-9 पॉइंट्स हैं जो कि आपके प्रिकॉशन इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ओके।